हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू हैज़ अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 12 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम फोर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ चैप्टर 11 में फोर्स एंड प्रेशर। उसमें एक फोर्स आता था दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या था उसमें भी मैंने आपको डिफाइन किया था कि कोई भी चीज़ जब अपनी स्पीड से मूव करती है और वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है तो वो किस वजह से रुकती है। एक फोर्स जो है ग्राउंड के द्वारा लगाया जाता है जिस वजह से कोई भी चीज़ मूवमेंट से पीछे हट जाती है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखते हैं कि बॉल को जब हम थ्रो करते हैं ज़मीन पे तो थोड़ी देर बाद जाके वो बॉल जो है रुक जाती है। हमने कोई फोर्स तो नहीं उस पर लगाया होता, बल्कि वो खुद जाके रुकती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो रुक जाती है? वो इसलिए रुकती है बिकॉज जो फ्लोर है, हमारी ज़मीन है, वो उस बॉल के ऊपर एक फ़ोर्स लगाती है जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो, और वो स्टॉप हो जाती है। और वो फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे काम करता है, किस किस जगह पर ये फ़ायदेमंद है, किस जगह पर ये नुकसानदायक है। So you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at the traffic signal. हम देखते हैं कि एक ड्राइवर अपने कार को या ट्रक को स्लो कर लेता है एक सिग्नल पे आने में। You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. हम भी अपनी बाइसिकल या मोटर बाइक को रोक लेते हैं ब्रेक लगाकर। Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? अब हम ये कभी सोचा है हमने कि वो व्हीकल स्लो क्यों हो जाता है जब हम उस पर ब्रेक लगाते हैं? क्या होता है ब्रेक लगाने से? जो टायर का रिम होता है उसके ऊपर एक ब्रेक अप्लाई हो जाती है जिसकी वजह से हमारा टायर जो है रोटेट करना, व्हील जो है रोटेट करना बंद कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी व्हीकल है रुक जाती है। Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. ये वही एग्जांपल आ गया बॉल वाला कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कोई बाहर से फोर्स भी नहीं लगाते हैं फिर भी वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन अ ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या हमने देखा है कि बॉल को जब हम ज़मीन पर थ्रो करते हैं थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाती है? ऐसा क्यों है? वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? हम जब एक केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम क्यों फिसल जाते हैं? वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? इतना मुश्किल क्यों है किस पर चलना, एक स्मूथ फ्लोर पर या एक गीले फर्श पर चलना? तो ये सब क्या है? एक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी में क्या गिवन है? 12.1 एक्टिविटी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर हमने एक बुक रखी है और उससे हम पुश कर रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। हम ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ी देर एक बार उसको जब हम धक्का देते हैं थोड़ी देर बाद जाके वो क्या होती है, रुक जाती है। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट साइड। पहले हमने इस बुक को रखा और हमने, ये वाली बुक है, हमने इसे इस तरह से धक्का दिया इस डायरेक्शन में, ठीक। ये बुक यहाँ पर जाके क्या हो गई, रुक गई। अब हमने अगली एक्टिविटी में क्या किया, अब इस बुक को हमने इस साइड से धक्का दिया, यानी कि इस साइड फोर्स लगाया, बुक जाकर फिर भी रुक गई। ऐसा हमने दोनों एक्टिविटी में देख लिया। तो सेकंड वाले में पूछ रहे हैं डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू, कि जब हमने सेकंड टाइम राइट साइड से उसे पुश किया है क्या वो तब भी रुकी है? हाँ, बिल्कुल रुकी है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ये रुकी क्यों है? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट टू इट्स मोशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में हम इसे पुश कर रहे हैं एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स आ रहा है जिसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर पा रही है? हमने बुक को किस डायरेक्शन में मूव किया, इस डायरेक्शन में। जो अपोजिट फोर्स आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में, बिकॉज इस चीज़ ने आगे जाना था और आगे से इसको एक फोर्स लग गया जिसकी वजह से यहीं पर स्टॉप कर गई। अब इस बुक का भी हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था कि इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन यहाँ से एक फोर्स आया जिसने इसकी मूवमेंट को यहीं पर ही रोक दिया। तो ये फोर्स कौन सा था, ये कैसे आया, कहाँ से आया, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस फोर्स ने उसकी मूवमेंट को रोक दिया, जो एक फोर्स इसके सामने से आ रहा था जिसने इसकी मूवमेंट को रोका, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक बॉल जब एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है थोड़ी देर बाद जाके वो स्टॉप हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज यहाँ से भी एक फोर्स आ जाता है जो उसे रोक देता है, और वो फोर्स कौन सा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सिमिलरली एक बुक को मूव करना था इस साइड, अगर आगे से कुछ ना आता तो वो मूव करती जाती, लेकिन आगे से एक इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ गया जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट रुक गई, और वो फोर्स कौन सा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप सो आप सबको पता चल गया होगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। यू सॉ दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। अब हम देख रहे हैं कि जब हमने लेफ्ट डायरेक्शन से फोर्स लगाया था तो सामने से एक फोर्स आया था, यानी कि लेफ्ट से अपोजिट एक फोर्स आया था जिसने उसकी मूवमेंट को रोका, यानी कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अप्लाइड
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन के हमने अप्लाई किया होता है ओरिजिनल फोर्स को। तो यही वो इसमें बताना चाहते हैं। यू सा दैट इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड थ्रू द राइट। जब हमने एक बुक को लेफ्ट साइड से पुश किया तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आया, राइट साइड से। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग राइट, अगर हमने राइट से पुश किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से आया, लेफ्ट साइड से। इन बोथ द केसेस फोर्स अपोजिट द मोशन ऑफ द बुक, तो उस फोर्स ने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को रोक दिया, उस बुक के मूवमेंट को रोक दिया। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप्लाइड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ताकि अप्लाइड फोर्स वाली मूवमेंट को रोक सके। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड सर्फेस ऑफ टेबल। अब जो ये फोर्स लगा है, हमने तो सामने से कुछ नहीं देखा कि फोर्स आ रहा है, इसमें हमने चलो अपना हाथ देख लिया था कि हाथ ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, बट इधर से जो फोर्स आया उसका तो हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा ही नहीं कि किसने फोर्स लगाया। तो वो फोर्स किसने लगाया होगा, टेबल ने। टेबल के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, एक इरेगुलरिटी यहाँ पर प्रेजेंट है जिसने इसके मूवमेंट को रोक दिया। तो यहीं पर ये कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक, बुक के सर्फेस के और टेबल के बीच में वो फोर्स लगा जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट रुक गई। इज़ द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसिस, क्या हर एक सर्फेस है कि फ्रिक्शनल फोर्स सेम होता है, बिल्कुल नहीं होता है। बिकॉज एक जो स्मूथ सर्फेस होगा, अगर ये फर्श जो है फिसलना हो तो उसके ऊपर हम ज़्यादा जल्दी से फिसल जाते हैं, और अगर कोई रफ सरफेस है तो उसके ऊपर हम कम फिसलते हैं। यानी कि दोनों के बीच में फोर्स क्या है, अलग अलग है, कि वो सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा वो बॉल उतनी ही दूर तक मूव करेगी, यानी कि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कम। अब हमने बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया, अगर हमारा सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल प्लेन है, तो वो ज़्यादा दूर तक मूव करेगी, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम है, लेस फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन अगर कोई रफ सरफेस है, अगर मिट्टी के ऊपर हम डाल रहे हैं बॉल, तो बॉल बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस तक मूव करेगी, यानी कि वहाँ पर फोर्स क्या था, ज़्यादा था, जिसने उसकी मूवमेंट को जल्दी रोक दिया। और स्मूथ सरफेस पर जो फोर्स कम था, यानी कि वो बॉल की मूवमेंट को रोक नहीं पाया और बॉल ज़्यादा दूर तक मूव करती गई। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक, अब हमने ब्रिक ईंट के साइड पे एक स्ट्रिंग टाई करना है। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, अब ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब इस बुक पर जिस पे हमें पुश कर रहे थे उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या काम करता है, वो मेज़र करता है कि एक ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसके अंदर एक स्ट्रिंग लगी होती है जिसपे अब देखिए जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है, इसके साथ हम एक ऑब्जेक्ट को टाई करते हैं, और जब हम वो बाहर नीचे की तरफ जाता है, ये इसके नीचे की तरफ मूव करता है, सपोज इसके साथ मैंने कुछ टाई कर दिया हैंगर के साथ, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, जब उस पर बाहर आएगा तो ये जो मीटर है एक रीडिंग शो करेगा कि वो कितना नीचे मूव कर रहा है, उस नीचाई तक जाने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। जब मैं इसके साथ कुछ टाई करूँगी तो ये स्ट्रिंग डेफिनेटली नीचे की तरफ मूव करेगी, जब भी किसी चीज़ पर बाहर टांगते हैं वो नीचे मूव करता है। वो मूवमेंट के कारण ये एक रीडिंग शो करेगा जो कि बताएगा कि इस पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। अब हमने एक स्ट्रिंग टाई किया एक ईंट के साइड पे। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, अब उस ब्रिक को हमने स्प्रिंग बैलेंस से खींचना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, अब उस ईंट को खींचने के लिए स्प्रिंग बैलेंस से थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उस स्प्रिंग बैलेंस से जब हम उस ईंट को खींचेंगे तो हमें नोट करना है कि स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि उस ईंट को खींचने के लिए हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ हमें स्प्रिंग बैलेंस बताएगा। नोट डाउन द रीडिंग, अब उसकी रीडिंग हमने नोट कर लेनी है। इट गिव्स यू द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। उस रीडिंग से हमें क्या पता लगेगा कि हमने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है, यानी कि उसकी मूवमेंट के लिए कितना फोर्स लगा है, और वही चीज़ हमारी क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड अ ब्रिक, अब उस पॉलीथीन को हमने टाई कर देना है इस ईंट के साइड पे, यानी कि हमारा सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ हो गया। दोबारा से स्प्रिंग बैलेंस हमने टाई करना है और तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेज़र करना है। अब हम देखेंगे
कि जब हमने सिंपल ब्रिक मूव करी थी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा आई थी। क्यों? बिकॉज ईंट क्या होती है, एक रफ सरफेस होती है और उसकी मूवमेंट के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ताकि हम उसे मूव कर सकें। लेकिन जब हम उसके साइड पे पॉलीथीन टाई कर देते हैं तो वो सरफेस क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, तो उसको खींचने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। मीन्स कि उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टेबल का सरफेस लिया है जिसे हमने इंक्लाइंड पोजीशन पर रखा है। अब एक बॉल लेंगे, यहाँ से बॉल को हम थ्रो करेंगे। हम देखते हैं कि ये कितनी दूर तक मूव करेगी। इसका हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम इसके नीचे क्या रख देंगे, एक क्लॉथ रख देंगे। दोबारा से वहाँ से हमने एक बॉल या सेल हमने लिया हुआ है जिससे हम यहाँ पर थ्रो करेंगे और ये देख देंगे कहाँ तक मूव करेगा। थर्ड में क्या करना है कि इस क्लॉथ की जगह हमने क्या रख देनी है, सैंड रख देनी है, रेत रख देनी है और दोबारा से हमें इस सेल को मूव करना है। तो हम देखेंगे कि सेल सिर्फ यहाँ तक आया है। अब जब इसके ऊपर कोई भी रफनेस नहीं थी, कोई कपड़ा नहीं था, सैंड नहीं थी, एक प्लेन टेबल था, तो सेल कहाँ तक गया, ज़्यादा दूर तक गया। जैसे ही हमने कोई कपड़ा रखा, सेल कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यानी कि उसका डिस्टेंस कम हो गया। अगर हमने यहाँ पर मिट्टी डाल दिया, रेत डाल दी, तो सेल बिल्कुल ही यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा। यानी कि स्मूथ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम था, इसीलिए जो सेल है दूर तक चला गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी चीज़ के मूवमेंट को रोकता है। अब स्मूथ सरफेस है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो इसकी मूवमेंट को वो कम रोकेगा। अगर इसकी मूवमेंट को वो कम रोकेगा तो ये ज़्यादा दूर तक मूव कर पाएगी। अब यहाँ पर क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा था, उसने क्या करा, इसकी मूवमेंट को रोका और ये कम डिस्टेंस तक जा पाई। सैंड क्या है, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है। रफ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो इसकी मूवमेंट को ज़्यादा रोकेगा और ये काफ़ी कम डिस्टेंस तक मूव कर पाएगी। तो एट द एंड हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस उतना कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा रफ सरफेस उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। अब हमें बताना है कि तीनों एक्टिविटी में किस में जो डिस्टेंस है वो कम कवर किया गया। डेफिनेटली सैंड वाली एक्टिविटी में। वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल्स आर डिफरेंट एवरी टाइम, ट्राई टू फाइंड द रीज़न, डिस्कस द रिजल्ट। हमें रीज़न पहले ही पता चल गया कि जो सैंड थी उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा था, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ही कम मूवमेंट, इसीलिए सेल जो था वो कम डिस्टेंस तक मूव किया था। इसके बाद आता है, डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। क्या जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है? डेफिनेटली करता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस। अब फ्रिक्शन जो है दो सरफेस की इरेगुलरिटी पर डिपेंड करता है। इरेगुलरिटी मतलब रफनेस। एक सरफेस है, सपोज ये टेबल है हमारे पास, टेबल के ऊपर भी कोई भी चीज़ एक परमानेंट स्मूथ नहीं होती है, इरेगुलरिटीज़ हर एक के अंदर होती है। अब इन्होंने यहाँ पर पिक्चर में शो किया है कि एक सरफेस है जिसका इतना सा हिस्सा यहाँ पे दिखाया गया, तो उसके ऊपर इस तरह से एक इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये इरेगुलरिटीज़ क्या करती हैं, किसी भी चीज़ की मूवमेंट को रोकती हैं, वो अपने अंदर उसे इंटरलॉक कर लेती हैं। अब फ्रिक्शन भी किस वजह से होता है, इन इरेगुलरिटीज़ की वजह से होता है। इवन दो सर्फेसेज विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन दैम। जो सरफेस हमें स्मूथ भी लगता है, कोई फ्लोर जो है, फर्श है, अगर हमें स्मूथ लगता है तो उस पर भी थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट हैं, तभी हम उस फर्श पे मूव कर पाते हैं। अगर बिल्कुल इरेगुलरिटीज़ ना हो तो हम उसके ऊपर फिसल जाएंगे। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सर्फेसेज लॉक इनटू वन अनदर। दो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं। जैसे कि हमारा ये ज़मीन है, सपोज करते हैं, इसके ऊपर इस तरह की इरेगुलरिटी है। अब बॉल आ रही है, बॉल के ऊपर भी इस तरह की इरेगुलरिटी होगी। अब जब इसके ऊपर बॉल मूव करेगी तो वो इसके अंदर इस तरह से इंटरलॉक हो जाएगी, और जैसे ही वो इंटरलॉक होएगी उसकी मूवमेंट वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। पहले हमने फोर्स ज़्यादा लगाया था बॉल को थ्रो करते हुए, तो वो इन इंटरलॉकिंग को तोड़ती हुई आगे बढ़ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसकी स्पीड कम हुई और वो इसके अंदर इंटरलॉक होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। तो ये हमारा क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।